मेरा नाम अंकिम और आज मैं लेके आया हूँ इंडियन जुडिशियल इंडियन जुडिशियल सिस्टम पार्ट 2। तो चलते हैं, देखते हैं। तो पहली बात टर्म के बारे में। तो टर्म में देखिए यहाँ पे क्या है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस होल्ड ऑफिस टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। तो 65 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ये ऑफिस अपने होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, कैन गिव रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। तो जज क्या सकते हैं, रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं अपना। कैन बी रिमूव बाय द पार्लियामेंट। ये बोला गया है यहाँ पे कि संसद की सिफारिश में राष्ट्रपति के द्वारा किसे टर्मिनेट कर लिया जाएगा, जज को। ठीक है, जज को टर्मिनेट कर सकेंगे। इसके बाद बोला गया आफ्टर रिटायरमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कांट प्लीड और एक्ट बिफोर एनी अथॉरिटी। ये बोला गया है यहाँ पे जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस या जजेस, वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी निर्धारित ओहदे पर नहीं बैठ सकेंगे। मतलब रिटायरमेंट के बाद कहीं भी वो जॉब नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेक ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड द ऑफिस अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ किसके अंडर में लेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में लेंगे शपथ। फिर बोला गया है द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट गेट 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी एज ए पेंशन। तो उनके सैलरी का 50% पेंशन के रूप में उन्हें मिलेगा। फिर बोला गया द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कांट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर द रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपना एक फॉर्म खोलना पड़े, ठीक है, तो वो खोल नहीं पाएंगे, वो ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कांट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर द रिटायरमेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में है हमारा कोलेजियम सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम क्या है। कोलेजियम सिस्टम इज ए सिस्टम अंडर विच अपॉइंटमेंट्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ जज एंड लॉयर to the Supreme Court and the High Court, and also transfer of judges to the High Court and apex are decided by the forum of the Chief Justice of the Indian and 4 senior most judges of the Supreme Court. यहाँ पे देखिए एक्चुअली में कोलेजियम सिस्टम क्या था, अ ग्रुप इन विच ईच मेंबर हैज अप्रोक्सीमेटली इक्वल पावर एंड अथॉरिटी। यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम का मतलब हुआ कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे सभी मेंबर को इक्वल पावर और इक्वल अथॉरिटी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे है एक जज की नियुक्ति जो होगी या एक लॉयर का नियुक्ति जो होगा। एक लॉयर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे तो उसका नियुक्ति कौन करेगा, यहाँ पे जज का नियुक्ति कौन करेगा आखिर से, तो जज एक जज का ही नियुक्ति कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है एंड ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ जज टू हाई कोर्ट। और ट्रांसफर करना है तो कोलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा जज टू हाई कोर्ट। एंड एपेक्स कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा बाय ए फोरम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो लोग डिसाइड करेंगे मिलके कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, क्या कौन जज की नियुक्ति होगी, तो ये डिसाइड किस में किया जाएगा, कोलेजियम सिस्टम में डिसाइड करेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कोलेजियम मीन्स अ ग्रुप इन विच ईच मेंबर हैज अप्रोक्सीमेटली इक्वल पावर एंड अथॉरिटी। तो सभी के पास क्या होने चाहिए, प्रत्येक मेंबर के पास इक्वल पावर एंड अथॉरिटी होगा। ठीक है। तो कोलेजियम सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो ये कौन डिसाइड करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये डिसाइड करेंगे कि कौन होंगे। ठीक है, एज अंडर कोलेजियम सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट। इन द इफेक्ट सिंस 1993 दिस सिस्टम रेफर्ड टू एज ए जज सेलेक्टिंग जजेस। 1993 में कोलेजियम सिस्टम के बारे में ये आ रहा है कि एक जज को ही नियुक्ति करता है। मतलब जज किसको सलाह देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया 1990 में ये एक जजमेंट आया कि ये इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बट वाज क्रिएटेड बाय द 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1990। तो 1990 में ये आया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड कर दिया गया ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जज को ही जज को अपॉइंट करेंगे तो वही जज दूसरा जज उसका नियुक्ति करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो फिर यहाँ पे एक आया कि नाउ इन 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 इट वाज ऑर्गेनाइज। अब यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम में डिस्प्यूट आ गया, तो अब एक नया ऑर्गेनाइज सेटअप हुआ NJAC। तो NJAC का मतलब हो रहा है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये किसके रिप्लेस में हुआ? कॉलेजियम सिस्टम के। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या था? इसमें था कि एक जज सेलेक्टिंग जजेज, मतलब जज दूसरे जज को अपॉइंट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में ऑर्गेनाइज किया गया NJAC। तो NJAC का फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये किसके रिप्लेस में है? कॉलेजियम सिस्टम के अपॉइंटमेंट रिप्लेस में है। अब आए यहाँ पे बोथ द सुप्रीम कोर्ट हैड 16 अक्टूबर 2015 डिक्लेयर द NJAC एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो 16 अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि NJAC क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट नाउ प्रेजेंटली कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंटेड जज। तो अब क्या हो रहा है? अभी प्रेजेंटली कॉलेजियम सिस्टम ही के द्वारा ही अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो अभी जज की नियुक्ति जो हो रही है तो कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हो रहा है अपॉइंटमेंट। तो NJAC को एबॉलिश कर दिया गया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया 16 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में NJAC का सेटअप हुआ था और 16 अक्टूबर 2015 को NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया और कॉलेजियम सिस्टम फिर से लागू कर लिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब मेंबर ऑफ NJAC, तो NJAC जो उस समय स्थापित किया गया था, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसमें कौन कौन से मेंबर थे? तो पहली बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चेयरमैन पर्सन थे। 2 अदर ऑफ सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस के नीचे में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 2 जज को मेंबर बनाया गया। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो यूनियन मिनिस्टर के लॉ एंड जस्टिस को मेंबर बनाया गया। और 2 एमिनेंट पर्सन मीन्स प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या विपक्ष पार्टी के कोई जो विपक्ष पार्टी के जो हैं ये मेन पर्सन, कोर पर्सन, उसे अपॉइंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वो सब मेंबर होंगे। तो मेंबर ऑफ NJAC कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 अदर ऑफ सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, और 2 एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट पर्सन में प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, और यहाँ पे विरोधी पार्टी के जो सीनियर पर्सन है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका इसका टाइमिंग था इन लोगों का 3 इयर्स। अब आते हैं नेक्स्ट। तो आर्टिकल 124 सब सेक्शन 4 में ये बोला गया है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग CJI का रिमूवल कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिमूवल कैसे होगा, आर्टिकल 124 सब सेक्शन 4 के तहत। तो यहाँ पे बोला गया राज्यसभा में करीब 50 मेंबर का सिग्नेचर लेना पड़ेगा, लोकसभा में करीब 100 मेंबर का सिग्नेचर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद स्पीकर के पास ये भेजना पड़ेगा और चेयरमैन के पास भेजना पड़ेगा। अगर चेयरमैन इसे अगर रिफ्यूज कर देता है तो मोशन वहीं पे ड्रॉप्ड हो जाता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो 3 मेंबर कमेटी फॉर्म किया जाएगा, जिसमें 3 मेंबर में सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट मीन्स जो प्रेसिडेंट के, मतलब ज्यूरिस्ट मीन्स एक प्रेसिडेंट के नज़र में एक सम्मानित न्यायवादी होने चाहिए। ठीक है, तो 3 मेंबर का गठन किया जाएगा। अगर एक्सेप्ट हो जाता है प्रपोजल तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे एक पहला, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ हाई कोर्ट होंगे और ज्यूरिस्ट होंगे। ठीक है, तो 3 मेंबर का गठन किया जाएगा। ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो, और रिफ्यूज हो जाता है तो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा मोशन। अब आते हैं नेक्स्ट। फिर ये एक्सेप्ट होने के बाद एक कमेटी फ्रेम किया जाएगा, इस पर अब इन्वेस्टिगेशन चलेगा और ये कॉपी किसके पास जाएगा? जज के ऊपर, जिस जज को हमें रिमूव करना है। ठीक है, हु कैन सबमिट रिटन डिफाइन। फिर बोला गया फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड टू स्पीकर और चेयरमैन। उसके बाद वो जज को रिटर्न कॉपी जो देंगे सबमिटेड किया जाएगा, कॉपीज गोज टू जजेस और हु कैन सबमिटेड रिटर्न डिफाइन, और जज फिर रिटर्न जो डिफाइन अगर जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसका फाइनल रिपोर्ट हमें किसको सौंपना पड़ेगा? स्पीकर और चेयरमैन को सौंपना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फाइनल रिपोर्ट सौंपने के बाद हमें इसका फिर डिबेट होगा पार्लियामेंट में, फिर डिबेट बैठेगा राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है, इशू इज टेकन अप फॉर डिबेट इन पार्लियामेंट। इसके बाद बोला गया है अब डिबेट होने के बाद ये प्रपोजल अगर पास्ड हो गया, द प्रपोजल मस्ट बी पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और 2/3 मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग। तो 2/3 मेंबर जो है 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ये
पास होगा प्रपोजल, अदरवाइज ये यहाँ पे फेल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मोशन ड्रॉप्ड हो जाएगा। तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होने चाहिए और 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए उस हाउस में और वोट करने के लिए। इसके बाद बोला गया इट इज साइंड एंड इट इज फॉरवर्डेड टू अदर हाउस, और ये साइन करने के बाद अगर मान लो लोकसभा में हो रहा है तो ये राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में हो रहा है फिर लोकसभा में आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इफ पास इन लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह पास हो गया तो ये जो कॉपी है ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इस इशू पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दे देंगे रिमूवल का, और सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।